हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और यहाँ पे हम एक बार फिर हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के लिए सीबीएसई बुक्स हुआ या एनसीईआरटी बुक्स हुआ, इसके अलावा जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक ओलंपियाड, एनटीएससी, हर चीज़ की प्रिपरेशन कराई जाती है, एंड दैट टू फॉर फ्री। यस, द वर्ड इज फ्री। आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और YouTube पे ढूंढोगे आप सारे वीडियोस, उससे अच्छा है आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओ, जहाँ पे ये सारे जो चैप्टर्स हैं, हर वीडियो आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में जाके, राइट। So now we also are available on Facebook, Instagram and टेलीग्राम, तो आप वहां पे भी जाके सारे अपडेट्स ले सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर एंगेजिंग इंग्लिश का 6th यूनिट टेल्सिला एंड द गेट्स ऑफ आगोस, जिसका प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। व्हाट ऑल हैपेंड इन द चैप्टर वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हमें करने हैं क्वेश्चन आंसर, सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन फ्यू लाइन्स में आंसर करना है। What did Telsila do when the men of Argos marched out to fight the Spartan army? So Telsila जो है उसने क्या किया था, जैसे ही जो men of Argos थे, they were going out to fight the Spartan army. जब initially जब वो लोग बाहर जा रहे थे, तब वो क्या कर रही थी? When the men of Argos marched out to fight the Spartan army, Telsila was singing some of her songs of loyalty and bravery to raise the morale of the army as well as the other citizens of Argos. ये बहुत सिंपल सा आंसर है। क्या लिखा है यहाँ पे? जब मैन ऑफ आर्गोस जो थे, जब वो बाहर जा रहे थे, मार्च आउट का मतलब होता है जब वो बाहर निकल रहे थे टू फाइट द स्पार्टन आर्मी, स्पार्टन आर्मी से फाइट करने के लिए, तब शी वॉज सिंगिंग। वॉट वॉज शी सिंगिंग? सम ऑफ हर सॉन्ग्स ऑफ लॉयल्टी एंड ब्रेवरी। लॉयल्टी और ब्रेवरी के कुछ गाने गा रही थी। क्यों गा रही थी? टू रेज द मोरल ऑफ, मतलब कॉन्फिडेंस रेज करने के लिए, किसका? आर्मी का, एज वेल एज ऑफ द पीपल जो उसमें जो वहाँ के सिटीजन्स थे। क्योंकि आर्मी तो ठीक है जा रही है, लेकिन जो लोग वहाँ हैं उन्हें भी तो डर लग रहा है, तो उनके भी मोरल को बूस्टअप करने के लिए वो जो है ब्रेवरी और लॉयल्टी के गाने गा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड क्लियोमीन्स ट्रिक द सर्वाइविंग मैन ऑफ आर्गोस? तो जितने लोग बचे हुए थे जो जाके ग्रोव में, सेक्रेड ग्रोव में छुप गए थे, उन लोगों को कैसे ट्रिक किया क्लियोमीन्स ने? Cleomenes tricked the surviving men of Argos by calling out their names individually and claiming that their family had paid ransom for their safety. उसने क्या किया? इंडिविजुअली उनका नाम बुलाया, एक एक का नाम बुलाया, और क्या कहा कि इनकी जो फैमिली है, जो तुम्हारी फैमिली है, उसने तुम्हें छुड़ाने के लिए पैसे पे कर दिए हैं, तो तुम लोग बाहर आ जाओ। When the men came out, अब जैसे ये लोग बाहर आए, the Spartans killed them, और स्पार्टन्स ने उन्हें मार दिया। एक एक करके उन्होंने सबको मार दिया। डिस्क्राइब द प्रिपरेशंस टेल्सिला मेड टू फेस द स्पार्टन आर्मी। अब जब टेल्सिला ने रियलाइज किया कि मैन जो हैं वो पूरे डिफीट हो चुके हैं, अब कोई नहीं बचा है, उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो उसने क्या प्रिपरेशन करी? सबसे पहले Telsila posted all the children, slaves, old men and old women on top of the city walls with pots to look like helmets and brooms to look like javelins. उसने सबसे पहले क्या किया? जितने भी बच्चे थे, जितने भी नौकर लोग थे, स्लेव्स थे, उसके अलावा जितने भी बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत थी, उन सबको उसने टॉप ऑफ द वॉल पहुंचा दिया। कहाँ पे उन्हें रखा? टॉप ऑफ द सिटी वॉल्स, जहाँ पे उन्होंने उनको पॉट्स पहना दिए, जैसे कि लगे कि वो उनके लिए जो है क्या है, हेलमेट्स हैं, प्लस उनको झाड़ू दे दी, जो कि कैसी लग रही थी? भाले की तरह दूर से दिखाई दे रही थी। Then she gathered all the spare armor, shields, helmets, swords and javelins in the city and armed all the able women. फिर उन्होंने क्या किया? पूरे हर तरीके से हथियार और आर्मर को कलेक्ट किया, और जितनी भी एबल वुमेन थी, जो फाइट कर सकती थी, उन सबको पहना दिया। She led them out of the city and lined them up to defend the gate of Argos. तो उन्होंने वो लेके गई सबको, और गेट ऑफ आर्गोस के बाहर सबको लाइन अप कर दिया, खड़ा कर दिया। क्यों खड़ा किया? अपनी सिटी को बचाने के लिए, कि वो लोग वहाँ फाइट करें और सिटी के अंदर स्पार्टन आर्मी को आने से रोक दें। क्लियर? Why did Cleomenes retreat with his army?
Whom did he blame? अब क्लियोमीन जो था उसने फाइट नहीं किया, और वो रिट्रीट का मतलब होता है वापस चले जाना, और वो अपनी आर्मी को लेके वापस चला गया। पहला क्वेश्चन है ऐसा उसने क्यों किया, और दूसरा क्वेश्चन है उसने अपनी हार का ब्लेम किस पे डाला। ओके, सो क्लियोमीन्स डिड नॉट माइंड बीइंग कॉल्ड अ बुली और अ टायरेंट और इवन अ चीट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कि वो बुली है, वो टायरेंट है, या वो चीट है। He did not mind cheating to win a battle against other warriors. उसको धोखा करने में भी बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, उसको बस जीतना होता था। However, he knew there was no way he could earn fame and glory from fighting a battle against women. लेकिन उसे ये पता था कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से लोग उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे अगर वो एक बैटल जीते जहाँ पे उसने women के अगेंस्ट फाइट करी है। So, if he beat them, no one would respect it as a serious victory. अगर उसने इन वुमेन को हरा भी दिया तो कोई भी उसको एज अ सीरियस विक्ट्री लेगा ही नहीं, एक सीरियस कामयाबी की तरह देखेगा ही नहीं। Hence he ordered his men to step back and he led them away from the city of Argos. इसलिए उसने अपने जितने भी अपने आदमी थे उन्हें रोका और वो वहाँ से वापस स्पर्टा के लिए चला गया। He blamed the gods he had annoyed when he burned the sacred grove for his failure. अपने फेलियर के लिए उसने वहाँ पे भगवान को दोष दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि भगवान जो है वो अनॉय हो गए हैं क्योंकि मैंने सैक्रेड ग्रोव को जला दिया। उसने किसी को नहीं बताया कि जब वुमेन मुझसे फाइट करने आ गई थी तो मैंने उनसे फाइट करने के लिए मना कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फ्रेजेस power of the world and power of the word, not world, word, power of the word and power of the sword mean, how do they apply to Telsila's actions? इसमें जो दो फ्रेजेस यूज किए हैं, पावर ऑफ द वर्ड एंड पावर ऑफ द स्वॉर्ड, ये दोनों फ्रेजेस का मतलब क्या है और किस तरीके से टेल्सिला के एक्शंस पे वो चीज अप्लाई होती है। द फ्रेज पावर ऑफ द वर्ड refers to the impact a poet or an author can have. जैसे हमारे देश में भी जब लोग फ्रीडम फाइटर्स जितने भी थे उन लोगों के लिए जब ये सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर जब ये लोग पोम्स लिखा करते थे तो ऐसा लगता था उनके जो ना रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब वो लोग ऐसी पोम्स लिखते थे कि हमारा आज की डेट में सुनने के बाद हमारा मन करे कि बताओ कौन है, किसको जाके मार के आना है, किसको जाके जो है बस अपने देश के लिए चले जाओ। आज भी हम वो जो सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं तो हमारी आंखें भर आती है। क्यों? ये पार है शब्दों का। वो जो पोम्स लिखा करते थे, वो जो गाने लिखा करते थे, वो ऐसे होते थे कि वो उनके अंदर के खून को जो थे ना वो जगा देते थे। और जिसके बाद ये रहता था कि आपके आगे कितनी भी बड़ी आर्मी है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि ये आपकी जन्मभूमि है और इसको आपको बचाना है। सो यहाँ पे जो फ्रेज है पावर ऑफ द वर्ड, इसका मतलब क्या है कि एक पोएट किस तरीके से दूसरों पे इम्पैक्ट डाल सकता है, किस तरीके से वो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। द फ्रेज पावर ऑफ द स्वॉर्ड रेफर्स टू द माइट ऑफ एन आर्मी। पावर ऑफ द स्वॉर्ड का मतलब तो पता है, स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, इसे स्वॉर्ड नहीं कहते, इसे स्वॉर्ड कहते हैं, इसमें W साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये जो पावर ऑफ स्वॉर्ड होता है इसका मतलब होता है एक आर्मी की ताकत, मतलब जब आप किसी से फाइट करने जाते हो उस चीज की ताकत। माइट ऑफ एन आर्मी मतलब एक आर्मी की ताकत। बोथ द फ्रेजेस कैन बी अप्लाइड टू टेल्सिला। अब टेल्सिला जो थी, दोनों ही फ्रेजेस टेल्सिला पे अप्लाई किए जा सकते हैं। व्हेन द आर्मी ऑफ आर्गोस वेंट आउट टू फेस द एनिमी शी यूज्ड हर सॉन्ग्स एंड पोम्स टू इंस्पायर देम। अब जब आर्गोस के जो मेन थे, जब वो फाइट करने जा रहे थे तो टेल्सिला ने अपने गानों से उनको ब्रेवरी, उनके अंदर लॉयल्टी की जो फीलिंग थी वो इंड्यूस करी। When the army lost the battle, अब जब आर्मी ने ये बैटल हार गए, वो मतलब जो मैन ऑफ आर्गोस हार गए, तो उसने जितने भी बचे हुए सिटीजन्स थे उनको लेके अपनी सिटी को डिफेंड करना चाहा। सो इन अ वे उसने स्वॉर्ड का पावर भी दिखाया और वर्ड का पावर भी दिखाया। तो दिस इज हाउ ये दोनों फ्रेजेस जो हैं टेल्सिला पे सूट करते हैं। आंसर बहुत सिंपल है, करना क्या है आपको, एक एक मतलब जो हमने चैप्टर रीड किया है, एक्सप्लेनेशन देखा है, उसके हिसाब से आप आंसर फ्रेम करो, एक एक लाइन फ्रेम करो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अब है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है। We can expect no mercy from these dishonorable Spartans if they enter our city. ये किसने कहा था?
और किससे कहा था? पहला क्वेश्चन है हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? ये टेरेसिला ने कहा था। जब वहाँ की वुमेन बोल रही थी कि हमें भाग जाना चाहिए या हमें गेट्स को बार कर देना चाहिए, तब उसने कहा कि हम इनसे किसी भी तरीके की मर्सी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो टेरेसिला सेड दीज वर्ड्स टू द वुमेन ऑफ आर्गोस। बाकी के जो इतने भी बचे हुए वुमेन थे उनसे कहा था उसने। Why were the Spartans called dishonorable? अब स्पर्टन्स को डिसऑनरेबल क्यों कहा था? एक ऑनरेबल फाइट हर कोई करता है, ठीक है, दो सिटी में, दो देश में फाइट होती है, लेकिन उस फाइट को आप सिर्फ तब तक इज्जत देते हो अगर उसमें जो है चीटिंग नहीं होती। अगर एक जब आप फाइट करते हो, फाइट के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अगर सामने वाला जो है वो अपने हाथ खड़े कर दे, अब आप उसके ऊपर नहीं, आप उसको मार सकते। अगर उसके पास कोई हथियार नहीं है तब आप उसके ऊपर एक हथियार से हमला नहीं कर सकते। तो जो इंसान जो है इन फाइट्स के बेसिक रूल्स को फॉलो करता है उसको आप ऑनर देते हो। लेकिन जो इंसान, जैसे कि सामने 10 लोग हैं और आप लाख लोग लेके पहुंच गए, तो क्या ये बराबर की फाइट होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसके बाद भी उन 1000 लोगों को, लाखों लोगों के साथ मारने गए आप, तो आप में कौन सी बड़ी बात है? तो ये भी एक डिसऑनरेबल फाइट है। तो स्पर्टन्स ऐसे ही थे, वो ब्रूटल थे, वो क्रूअल थे, वो चीट करते थे। उनके लिए सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट था, किसी भी तरीके से जीतना, इसीलिए उन्हें डिसऑनरेबल कहा गया था। ओके। The injured men of Argos had taken shelter in the sacred groves which the Spartans were scared of entering for the fear of angering the gods. अब क्या हुआ, जितने भी इंजर्ड मैन थे, मतलब आर्गोस में जितने भी मैन घायल हो गए थे, अपने आप को बचाने के लिए वो भाग के ग्रोव में चले गए थे, सेक्रेड ग्रोव में चले गए थे। अब जो स्पर्टन्स थे वो वहाँ एंटर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि इससे वो भगवान को अनॉय कर देंगे। सो द स्पर्टन किंग क्लियोमीन्स tricked the men by calling out their names individually, claiming that their families had paid ransoms for their safety. तो उसने क्या किया? क्लियोमीन्स ने, जो राजा था, उसने इन बेचारे जो लोग थे, जो लोग छुप गए थे, उनको ट्रिक किया, एक एक का नाम बुलाया और क्या कहा कि तुम्हारी फैमिली जो है उसने तुम्हारी सेफ्टी के लिए रैंसम पे कर दिया है, तो अब तुम बाहर आ सकते हो। When the men came out, the Spartans killed them. और जैसे वो बाहर आते थे, स्पर्टन्स उन्हें मार डालते थे। This is the reason for which the Spartans have been called as dishonorable. और इसी के लिए टेलसिला ने उन्हें क्या कहा? Dishonorable, because they were not going by the book, they were cheating. Okay? What did the people spoken to what to do to save? मतलब लोगों ने क्या कहा अपने आप को सेव करने के लिए? The people Telsila spoke to were divided in their opinion on what to do to save themselves. मतलब लोगों ने क्या क्या कहा? So कुछ लोगों ने क्या कहा कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, कुछ लोगों ने क्या कहा कि हम गेट्स को बंद कर देते हैं। तो हमें वही क्वेश्चन, what did the people spoke? ओके, टू वॉन्ट टू डू टू सेव देमसेल्स, मतलब उन्होंने क्या बोला कि हम क्या करें अपने आप को बचाने के लिए। सो द पीपल टेलेसिला स्पोक टू वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऑन व्हाट टू डू टू सेव देमसेल्स। मतलब जिन भी लोगों से टेलेसिला ने बात करी, सबके अपने अपने विचार थे। कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा। Some of them wanted to run away. कुछ लोग जो थे वो सिटी से भाग जाना चाहते थे। And the rest wanted to bar the gates. और कुछ लोग जो थे वो दरवाज़ा बंद कर देना चाह रहे थे। And hope that would stop the army from entering the city. और उन्हें लगा अगर हमने दरवाजे बंद कर दिए तो आर्मी अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन ऐसा तो था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the speaker's reply to them? टेलेसिला ने क्या कहा जब उन्होंने कहा ना कि नहीं एक काम करते हैं, हम भाग जाते हैं, या उन्होंने कहा हम गेट्स को लॉक कर देते हैं, तो टेलेसिला ने उनसे क्या कहा? The speaker said that if they ran, स्पीकर ने कहा कि अगर वो भाग जाएंगे, the Spartans would chase and catch them. स्पर्टन्स भाग के उन्हें पकड़ लेंगे। If they would bar the gates, the Spartans would break them and burn the city like they had burned the sacred groves. और अगर वो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो वो लोग या तो उसको जला देंगे, जिस तरीके से उन्होंने सेक्रेड ग्रोव को जला दिया, या तो वो उसको तोड़ के अंदर आ जाएंगे। एंड दैट इज वाई शी डिड नॉट अग्री विद दीज टू आइडियाज। बट द पीपल ऑफ आर्गोस, अब सेकेंड कॉन्टेक्स्ट हमें दिया है, बट द पीपल ऑफ आर्गोस न्यू हु हैड सेव्ड देम। लेकिन आर्गोस के लोगों को पता था कि एक्चुअल में उन्हें किसने बचाया है। हु हैड सेव्ड द पीपल ऑफ आर्गोस एंड फ्रॉम व्हाट? किसने आर्गोस के लोगों को बचाया था और किससे बचाया था? तो किसने बचाया था? टेलसिला ने बचाया था। किससे बचाया था? स्पार्टन आर्मी से बचाया था। सो टेलसिला हैड सेव्ड द पीपल ऑफ आर्गोस। टेलसिला ने क्या किया था? लोग जो आर्गोस के पीपल थे उनको बचाया था।
She had saved the city from being destroyed and its citizens from being killed and enslaved by the Spartans. उसने किससे बचाया था? अपनी सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचाया, वहाँ पे जितने भी उसके सिटीजन्स हैं उनको मारे जाने से बचाया और उनको स्पर्टन्स का स्लेव बनने से बचाया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंड है, हाउ डिड दे शो देयर ग्रैटिट्यूड टू द सेवियर। तो टेल्सिला ने अब आर्गोस की सिटी को बचाया था, तो किस तरीके से उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड शो किया कि वो कितने थैंकफुल थे, कैसे शो किया। एज अ मार्क ऑफ ग्रैटिट्यूड, अपनी जो है उनके मतलब ग्रैटिट्यूड को शो करने के लिए, वो कितने थैंकफुल थे उसको शो करने के लिए, द पीपल ऑफ आर्गोस इरेक्टेड अ मार्बल स्टैच्यू ऑफ हर। जो आर्गोस के लोग थे उन्होंने उसकी एक बहुत बड़ी मार्बल की स्टैच्यू बनवाई। द स्टैच्यू हैड बुक्स एट हर फीट, उस स्टैच्यू के पैरों के पास बुक्स रखी हुई थी एंड अ वॉरियर्स हेलमेट इन अ हैंड, और हाथ में क्या था, एक वॉरियर का हेलमेट था। मतलब पावर ऑफ सॉर्ड एंड पावर ऑफ वर्ड, दोनों की रानी थी वो। व्हाट वर द थिंग्स दैट द सेवियर न्यू ऑफ, कौन कौन सी चीजें थी जो सेवियर को पता थी। द सेवियर टेल्सिला न्यू द पावर ऑफ रिटन वर्ड्स ऑफ अ पोएट, तो पावर ऑफ वर्ड पता था। शी ऑल्सो न्यू द पावर दैट वॉज विल्डेड बाय अ सॉर्ड, आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हो, शी न्यू द पावर ऑफ सॉर्ड एंड द पावर ऑफ वर्ड। अब हम आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन और ग्रामर सेक्शन में। तो क्वेश्चन आंसर्स हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। सबसे पहला है फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स आर यूजुअली टू वर्ड फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ वर्ब और एडवर्ब या वर्ब और प्रीपोजिशन। जब भी आप जैसे बोलते हो कट ऑफ, तो ये एक क्या है, वर्ब, और ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। तो जब एक वर्ब और प्रीपोजिशन साथ में आ जाता है इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। सिमिलरली वर्ब और एडवर्ब लाइक यू नो ड्राइव अवे, ड्राइव अवे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्राइव एक वर्ब है, अवे क्या है, अवे एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे भी इसको एक फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपकी लैंग्वेज को बहुत रिच बना देते हैं अगर आप इन्हें सही तरीके से यूज करते हो, ठीक है। तो वी मस्ट ड्राइव दिस पर्सन अवे, तो यहाँ पे क्या है, वी मस्ट ड्राइव दिस पर्सन अवे में वर्ब और एडवर्ब है। देन द पर्सन स्टार्टेड टू मार्च ऑन, मार्च एक वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन है, तो ये वर्ब और प्रीपोजिशन है, इन्हें बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स, ओके। अब ये जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं ना, इनका एक बहुत ही छुपा हुआ मतलब होता है। जैसे पुट ऑन, पुट आउट, पुट ऑफ, तो आपको एग्जैक्टली इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको इनका मीनिंग समझ में आएगा। और जैसे मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है उससे डिफरेंट होता है इनका एक्चुअल मीनिंग। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं और यहाँ मीनिंग दिए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो मिसमैच्ड है, हमें इन्हें सही तरीके से उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। सो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू शो यू द आंसर। फॉल बैक, द आर्मी फेल बैक, या फॉल बैक का मतलब होता है वापस पीछे जाना। फॉल बैक का मतलब गिरना नहीं होता, इसका मतलब होता है रिट्रीट करना, मतलब वापस अपने कदम वापस ले लेना, पीछे चले जाना। तो इसका आंसर क्या होता है, रिट्रीट। पुल डाउन, पुल डाउन का मतलब क्या होता है, खींच के नीचे कर देना, नहीं, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, डिमोलिश कर देना। डिमोलिश मतलब जैसे आपने कोई चीज बर्बाद कर दी, तो उसको भी बोल सकते हैं, जैसे आप ये कह सकते हो स्पर्टन्स ने पूरा जो आर्गोस का सिटी था उसको पुल डाउन कर दिया, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। पुल अपार्ट, पुल अपार्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं, पुल अपार्ट मतलब अलग अलग करना नहीं होता, किसी चीज को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना। Like it was pulled apart, मतलब it was broken down into small pieces. अब है fall through, fall through का मतलब होता है फेल हो जाना। pull off, इसका मतलब होता है manage to do something difficult, अरे यार she pulled it off, मतलब एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था but she pulled it off। pulled off का मतलब होता है किसी चीज में, मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है उसको करने में मैनेज कर लेना, उसको somehow मैनेज कर लेना। इसके बाद होता है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है जैसे दो दोस्त थे बट यार दे हैव फॉलन आउट, मतलब उनमें कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, अब वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं। पुल आउट का मतलब होता है बस और ट्रेन लीविंग स्टेशन विथड्रॉ, लाइक द ट्रेन पुल्ड आउट। पुल्ड आउट का मतलब होता है किसी जगह को छोड़ के चले जाना,
जैसे बस होती है या ट्रेन होती है। अब आप ये देख रहे हो कि वर्ड्स का मीनिंग हमें लिटरली कितना डिफरेंट लग रहा है और इसका जो छुपा हुआ हिडन मीनिंग है वो कितना डिफरेंट है। लेकिन जब आप इन वर्ड्स को सही तरीके से आंसर्स में लिखते हो, एसेज में लिखते हो, बात करते टाइम यूज़ करते हो, तो आपकी जो वोकैबुलरी, आपका जो इंग्लिश है वो बहुत रिच लगता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, rewrite the sentences by replacing the highlighted phrasal verbs with the given verbs। अब यहाँ पे हर जगह देखो आपको phrasal verbs highlighted दिए हुए हैं। इनको जो आपको यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं बेसिकली उनके मीनिंग के हिसाब से आपको देखना है और इनमें सही वर्ड यूज करना है। पहला सेंटेंस है हाउ डिड दिस कम अबाउट। हाउ डिड दिस कम अबाउट, तो कम अबाउट का मतलब है हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। श्रेया मेड अप द होल स्टोरी। मेड अप का मतलब क्या होता है, मन से बनाना। लाइक जैसे किसी ने झूठ बोला, आपने बोला अरे ही इज मेकिंग दिस अप, मतलब वो झूठ बोल रहा है। सो श्रेया इन्वेंटेड द होल स्टोरी, मतलब उसने नई स्टोरी बनाई, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर। जॉब ऑफर को टर्न डाउन कर देना मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, सो रिफ्यूज कर देना। ही रिफ्यूज द जॉब ऑफर। आई गेव अप प्लेइंग क्रिकेट ईयर्स अगो। मैंने गिव अप कर दिया मतलब छोड़ दिया। आई स्टॉप्ड, आंसर क्या है, आई स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट ईयर्स अगो। नेक्स्ट इज आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट द सम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क आउट द सम। सम मतलब एक कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, तो वर्कआउट का मतलब होता है सॉल्व करना। नेक्स्ट इज टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज। टर्न डाउन मतलब कम कर दो, lower the volume please। and the last is hold on a minute I will come with you। hold on मतलब क्या होता है, hold on मतलब पकड़ के रखो नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो, wait a minute I'm coming down। ओके, अब हम आते हैं नाउन्स में। हम यहाँ बात करें सिंगुलर और प्लूरल नाउन की। सो कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन्स। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भैया अगर आप ये नहीं कर सकते हेयर का प्लूरल हेयर्स कर दिया, शीप का प्लूरल शीप्स कर दिया, तो यहाँ आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस वर्ड का प्लूरल क्या होता है। द प्रीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सेवरल डैश। लोफ मतलब क्या होता है, एक ब्रेड का पीस नहीं होता, जैसे ब्रेड होती है ये पूरा होता है, इसके बाद आप इसके पीसेस करते हो। अगर आपने इसे पीसेस नहीं किया, ये एक पूरा का पूरा बेक होके ऐसे निकला, इसे बोलते हैं लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। और अगर आपने बोला ये हो गए पीसेस ऑफ ब्रेड। अब ऐसे बहुत सारे अगर लोफ हैं तो उन्हें लोव्स कहते हैं, एफ हट के VES लग जाता है, एंड दिस इज योर स्पेलिंग, लोव्स ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट है द डैश फॉर आवर हिस्ट्री एग्जामिनेशन इज क्वाइट लेंदी। सिलेबस जो होता है ये होता है प्लूरल, सिलेबाई जो होता है वो होता है सिंगुलर। शी आस्क्ड डैश passer by for help when she got hurt। जब उसे लग गई तो जो लोग वहां से गुजर रहे थे, गुजरने वाले लोगों को कहते हैं passer by। अब बहुत सारे होते हैं तो आप यहाँ पे passers by बोलोगे, passer bys नहीं कहोगे, passers by आएगा। जैसे ब्रदर इन लॉ होता है, लोग क्या बोलते हैं, अरे मेरे ब्रदर इन लॉज आए थे, ब्रदर इन लॉज नहीं आए थे, ब्रदर्स इन लॉ आए थे। एस कहाँ लगेगा, मेन वर्ड पे लगेगा। क्लियर। अब है आई वॉज प्रेजेंटेड अ बुके ऑफ डैश। अब बुके ऑफ कौन सा फ्लावर, लिली। अब लास्ट में क्या आ रहा है, वाई। वाई अगर आ रहा है तो उसको हटा के IES लगा दो तो ये हो जाएगा लिलीज। नेक्स्ट इज देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ डियर। अब बेटा डियर का डियर्स नहीं होता, डियर का डियर ही रहता है, उसमें चेंजेस नहीं करना। लास्ट इज शेक्सपियर रोट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश इन इंग्लिश लिटरेचर। शेक्सपियर ने इंग्लिश लिटरेचर में कुछ बहुत ही अच्छी ट्रैजिक स्टोरीज लिखी हैं तो हम उन्हें बोलेंगे ट्रेजेडीज, DIES हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट जेंडर में, मतलब मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, या फिर हम बात करते हैं न्यूटर जेंडर की, मतलब जो कि किसी में नहीं आता। जैसे बुक का कोई जेंडर होता है क्या, नहीं। फैन का कोई जेंडर है, ये जो पेन है ये फीमेल है या मेल है, नहीं है, तो ये न्यूटर जेंडर में आएगा। ठीक है। कॉमन जेंडर क्या होता है, जो फीमेल भी हो सकता है और मेल, जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, चाइल्ड मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, टीचर अगर आपने सिर्फ कहा है तो वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे आते हैं कॉमन जेंडर में, बाकी आते हैं न्यूटर जेंडर में। तो अब आपको क्या करना है, रीराइट द सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिक्स। यहाँ पे
जितने भी आपको वर्ड्स दिए हुए हैं बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल को फीमेल बनाना है, फीमेल को मेल बनाना है। जैसे कि है द किंग मार्च्ड हिज मेन टूवर्ड्स आर्गोस। तो आप यहाँ बोलोगे द क्वीन, किंग का क्या हो जाएगा क्वीन, मार्च्ड, हिज का क्या हो जाएगा हर, मेन का क्या हो जाएगा वुमेन, टूवर्ड्स आर्गोस। ओके, द काउंट एंड द डचेस डिसाइडेड टू गेट मैरिड। अब काउंट का हो जाएगा काउंटेस और डचेस का हो जाएगा ड्यूक। क्या हो जाएगा ड्यूक, डिसाइडेड टू गेट मैरिड। द हॉर्स गेव द ब्राइड अ रफ राइड। हॉर्स का हो जाएगा मेयर, हॉर्स का फीमेल होता है मेयर, ब्राइड का हो जाएगा ब्राइड ग्रूम। द hen chase the goose into water। hen का क्या हो जाएगा rooster, hen का क्या हो जाएगा rooster और goose का हो जाएगा gander। The maid servant decided to work for the landlady। maid servant क्या हो जाएगा man servant। maid servant मतलब कोई बाई, नौकरानी, और man servant का मतलब होता है नौकर। सो नौकर ने किसके लिए डिसाइड किया काम करना, लैंडलॉर्ड की जगह, लैंडलेडी की जगह, लैंडलेडी की जगह हम कर देंगे लैंडलॉर्ड। तो ये रहे हमारे आंसर्स। क्लियर। अब आते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पे। जैसे हमने बोला शुगर, तुम शुगर को काउंट कर सकते हो, तुम शुगर को काउंट नहीं कर सकते, शुगर के दाने काउंट करने पड़ेंगे ऐसे ऐसे करके। मम्मी ने बोला पता चला कि जाओ 1 लाख क्रिस्टल लेके आ जाओ, तो तुम वहां गए दुकान में और 2 दिन तक क्रिस्टल गिन रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मम्मी क्या बोलती है, भाई 1 किलो लेके आ जाओ या 2 किलो लेके आ जाओ। तो जिन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो लेकिन काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कितना, 2.5 किलो, 5 किलो, आज तुमने कम किया 10 किलो। बेसिकली ऐसे नहीं बता सकते ना हम, ये भी अनकाउंटेबल होते हैं। फीलिंग्स अनकाउंट, आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पूरे 250 ग्राम, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे आ नहीं सकता। तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल में सिर्फ यही डिफरेंस है, जिन्हें आप चीज़ों को मेजर कर सकते हो लेकिन काउंट नहीं कर सकते उन्हें अनकाउंटेबल बोलते हैं, और जिन्हें आप मेजर कर सकते हो लेकिन आप नाप नहीं सकते, एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते, वो काउंटेबल हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, एक सेकेंड, जिन्हें काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जिन्हें नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल, सिंपल। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। द वुमेन ऑफ आर्गोस डिफेंडेड देयर ऑनर या ऑनर्स। भाई ऑनर्स नहीं हो सकता, तुम्हारी इज्जतें होती हैं, कभी सुना है तुम्हें मैं अपनी इज्जतों को बचा रहा हूँ, नहीं, तुम अपनी इज्जत को ही बचाओगे। तो ऑनर्स कुछ नहीं होता, ऑनर इज द आंसर। आई विल प्रोवाइड यू विद द इक्विपमेंट और इक्विपमेंट्स यू विल नीड फॉर द जॉब। आप मेरे को प्रोवाइड करोगे इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स कुछ नहीं होता, चाहे 10 तरीके के इक्विपमेंट यूज करो फिर भी एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज द डैश आर लवली डार्क एंड डीप। अब देखो, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब होता है जंगल, तो यहाँ क्या यूज करोगे, वुड्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर इज अ पाइल ऑफ डैश बिसाइड द रोड। देयर इज अ पाइल ऑफ, पाइल का मतलब होता है, पाइल का मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हैं ना, तो उसको अपन बोलते हैं पाइल। बुक्स को एक के ऊपर एक रख दियो तो पाइल हो जाता है, ठीक है। सो देयर इज अ पाइल ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि बहुत सारी हैं तो ब्रिक्स आएगा। कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशंस। क्या आप मुझे कुछ जो है इंफॉर्मेशंस दे सकते हो। भाई 1 दे रहे हो या 5, इंफॉर्मेशन ही बोलना है, एस कभी मत लगाना, ठीक है। इज देयर एनी फूड और फूड्स, खाने हैं, मुझे कुछ खाने चाहिए, ऐसा होता है, मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे बहुत सारा खाना चाहिए, खाना खाना ही रहता है, एस नहीं आएगा। सो ये रहे हमारे आंसर्स। क्लियर। एंड हियर वी आर डन। थैंक यू सो मच। आई होप you understood everything well. Do not forget to like, share and subscribe this video and visit our website which is magnetbrains.com, जहाँ पे आपको सिर्फ क्लास सिलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, टॉपिक सिलेक्ट करना है और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज फॉर यू एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी है, जो आप अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बता सकते हो कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके साथ हिंदी में भी है। सो सब्सक्राइब करो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और इस वीडियो को मुझे चाहिए एक बड़ा सा लाइक। ओके, टेक केयर, बाय।